वेरी गुड आफ्टरनून। बेटा लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। मैंने आपको ये भी बताया था कि टेलीस्कोप दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग और दूसरा होता है रिफ्रैक्टिंग। तो हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंप्लीट कर लिया था। आज हमने डिस्कस करना है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं। अब आपको याद होगा कि टेलीस्कोप के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा थी। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर और यू कैन से दैट उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा थी। बड़े साइज का ऑब्जेक्टिव यूज़ कर रहे थे हम लोग। अब वो बड़े साइज का ऑब्जेक्टिव इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है और इतनी दूर से अगर हमें लाइट रेज को कलेक्ट करना है तो इन ऑर्डर टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, a large objective lens is used in telescope. तो आप हेडिंग लगा दो बच्चे, difficulties or you can say that problems in refracting telescope. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये वाली हेडिंग लगा दो। तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बहुत बड़ा है और उसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? एक बार ये मुझे कंफर्म कर दो। यस सर। ओके। इसमें लिखना टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट large objective lens is used in telescope, in refracting telescope. The problems with large objective lens are, लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप देखते हैं। बेटा नंबर 1 प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाना मुश्किल है। नंबर 1 इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। नंबर 2 कॉस्टली पड़ता है। नंबर 3 डिफिकल्ट टू हैंडल मैकेनिकली। इतनी बड़ी चीज है, बड़ी हैवी होगी तो उसको मैकेनिकली हैंडल करना बहुत मुश्किल है। डिफिकल्ट टू हैंडल मैकेनिकली। ये तो जनरल सी प्रॉब्लम्स हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वो है बच्चे ये नंबर 4 प्रॉब्लम, इट इज कॉल्ड spherical aberration, and number 5 chromatic aberration। पहले हम इन्हें ही डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है। तो ये 5 प्रॉब्लम्स हैं और इनमें हमने डिस्कस करनी है स्फेरिकल एबिरेशन और क्रोमैटिक एबिरेशन। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले इन्हें आप नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे चलेंगे।
ये नोट हो गई आपकी? ठीक है, आगे चलते हैं। यस सर। ना बेटा अब हेडिंग लगा दो स्फेरिकल एबिरेशन। तो हम लोग जो एक बात कर रहे हैं कि बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस है, बहुत बड़ा है, तो उसमें ये दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्फेरिकल एबिरेशन और क्रोमेटिक एबिरेशन। ये क्या चीज़ है, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम का, क्योंकि अब आपको पता है कि सब्जेक्टिव पेपर होना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। पहले हेडिंग लगा देते हैं स्फेरिकल एबिरेशन। स्फेरिकल एबिरेशन, तो यू कैन से दैट इट इज बेसिकली अ डिफेक्ट। आप एक इसको ऐसे कह सकते हो कि ये डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, ऐसे भी कह सकते हो। इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल फोकस। फोकस का प्लूरल होता है फोकाई। प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल फोकाई फॉर द सेम लेंस। एक ही लेंस में एक से ज्यादा फोकस होना, इसको हम लोग स्फेरिकल एबिरेशन कहते हैं। एक ही लेंस में एक से ज्यादा फोकस होना, इसको स्फेरिकल एबिरेशन कहते हैं। आओ समझते हैं कैसे। जैसे कि मान लो ये हमारा लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो बेटा कुछ रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास हैं, विच आर पैरेलल। ये जो रेज हैं विच आर पैरेलल टू द विच आर नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इन रेज को कहते हैं पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज, एक्चुअली दीज रेज आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरा एक्सियल रेज हैं। और कुछ रेज ऐसी होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर हो जाती हैं, जैसे कि ये वाली, ये रे हो गई, ये वाली रेज हो गई। ये जो रेज हैं दे आर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे मैंने एक और बना देता हूँ। ये वाली जो रेज हैं विच आर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, इन्हें हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेज। मतलब इनका प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ मार्जिन है, यानी कुछ डिस्टेंस दूर है, ये होगी मार्जिनल रेज। ऐसे ही ऊपर वाली जो है, यहाँ पर ये वाली जो रेज है, ये भी हमारी मार्जिनल रेज है। अच्छा, अगर हमारा तो ये लेंस बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़े साइज का ये अपना लेंस है, जैसा कि हमारा टेलीस्कोप में है, तो ऑब्वियसली बेटा बड़े साइज के लेंस में ये रेज आ जाएंगी, मार्जिनल रेज, क्योंकि जितना बड़ा लेंस उतनी दूर दूर तक रेज होंगी। तो ये जो दूर दूर वाली रेज हैं इन्हें मार्जिनल रेज कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो पैरा एक्सियल रेज हैं वो तो कलेक्ट हो जाती हैं किसी एक फोकस पे। वो तो मान लो इस वाले फोकस पे कलेक्ट होगी, F1 फोकस पे, पैरा एक्सियल रेज। लेकिन जो मार्जिनल रेज हैं ये किसी और फोकस पे, ये कहीं और जाके मीट करती हैं। दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट, बट ये किसी और फोकस पे जाके मीट करती हैं। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल फोकस बन रहे हैं, मल्टीपल फोकस बन रहे हैं। यानी होता नॉर्मली क्या है, अगर लेंस हमारा छोटा होता तो ये सारी की सारी रेज सिर्फ एक फोकस पे जाके मीट करती। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो मार्जिनल रेज हैं ये किसी और फोकस पे जाके मीट कर रही हैं, और कई बार इससे ज्यादा भी फोकस होते हैं। जैसे ये एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है, ऐसे ही कुछ और रेज जो और दूर होंगी वो कहीं और जाके मीट करेंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है मल्टीपल फोकस वाली, इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं एक ही लेंस में एक से ज्यादा फोकस होना। इसको कहते हैं स्फेरिकल एबिरेशन। और ये बड़े बड़े लेंसेज में मिलती है, इट इज फाउंड इन लार्ज लेंसेज। बहुत बड़े बड़े लेंसेज होंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा लेंस बनाओगे तो पूरे के पूरे लेंस में नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना बहुत टफ है। मतलब हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाता है,
while manufacturing the lens, a large lens, it is very difficult to maintain a common refractive index in the entire lens. पूरे के पूरे लेंस में एक जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी रीजन की वजह से इनकी फोकस चेंज हो जाती है। कुछ हिस्से का फोकस यहाँ बन गया, कुछ हिस्से का फोकस यहाँ बन गया, तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इसको कहते हैं सफेरिकल एबिरेशन। अच्छा बेटा ये किस में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन लार्ज लेंसेज, लार्ज लेंसेज में प्लस लार्ज मिरर में भी मिलता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ लेंसेज में नहीं है बल्कि मिरर्स में भी होती है। बड़े बड़े लेंसेज में या बड़े बड़े मिरर्स में अगर हम बहुत बड़े साइज के ओवर साइज के लेंसेज या मिरर बनाएं तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सफेरिकल एबिरेशन वाली, और यू कैन से दैट ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है लेंसेज में और मिरर्स में। इज इट क्लियर बच्चों? व्हाट इज सफेरिकल एबिरेशन? यस और नो? यस सर। तो इसे नोट कर लो। डन सर। ओके, इससे जो अगली प्रॉब्लम आती है इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म सफेरिकल एबिरेशन। तो ये जो एक लाइन लिखी है इसी से आपको समझ आ जाएगा, और ये लेंस में भी होता है और मिरर में भी होती है। बड़े बड़े लेंस लोगे या बड़े बड़े मिरर लोगे तो उन दोनों में ही ये प्रॉब्लम आएगी सफेरिकल एबिरेशन की। ना बेटा जो दूसरी प्रॉब्लम है उसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटिक एबिरेशन। एक और प्रॉब्लम है ना, नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, क्रोमेटिक एबिरेशन। अब वर्ड क्रोमेटिक, आपने एक वर्ड सुना होगा मोनोक्रोमेटिक। क्रोमेटिक का मतलब होता है वेवलेंथ। क्रोमेटिक मींस वेवलेंथ, तो मतलब यहाँ कुछ वेवलेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब एक्चुअल में ये क्या प्रॉब्लम है ये देखते हैं। ये है प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट फोकस, प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट फोकस, फोकाई प्लूरल लेंगे, डिफरेंट फोकाई फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। बेटा अलग अलग वेवलेंथ के लिए, अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग फोकस पॉइंट आ रहे हैं और डिफरेंट वेवलेंथ। इस प्रॉब्लम को हम लोग, इसमें भी वही है, एक से ज्यादा फोकस हैं, लेकिन ये एक से ज्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से नहीं है या बहुत बड़े साइज का हमने बनाया इस वजह से नहीं है। एक्चुअली ये वेवलेंथ की प्रॉपर्टी है, उस वजह से है। आओ इसको समझते हैं, बेटा जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एन आपको पता है, एन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ये रफली कह रहा हूं मैं, नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ इतना होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से फोकल लेंथ कम हो जाती है। रफली आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैं कहाँ से उठा रहा हूँ ये रिजल्ट अगर हम लोग देखें, हमारे पास एक लेंस फॉर्मूला होता था, लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूला की हेल्प लें तो वो फॉर्मूला बच्चे ये होता था 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर हम यहाँ से एक रफ आइडिया उठाएं तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट एग्जैक्टली बट आई एम सेइंग रफली, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो फोकल लेंथ
कम होएगी। तो अगर हम इन दोनों रिलेशंस को क्लब करके देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो विच एम्प्लाइज हम लोग ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ और फोकल लेंथ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस और नो बच्चों, यहां तक समझ आई मेरी बात? Yes, sir. इसका मतलब है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी। व्हाट आई मीन, हमें पता है 7 कलर्स होते हैं लाइट में, व्हाइट लाइट में, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इट मीन्स कि जो वेवलेंथ है रेड कलर की वेवलेंथ जो है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। इट मीन्स इफ वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, वो तो हमें पता ही है कि रेड कलर का लैम्डा वॉयलेट कलर के लैम्डा से ज्यादा होता है। देन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फोकल लेंथ रेड कलर के लिए वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ से ज्यादा होगी। व्हाट इट मीन आओ समझते हैं इस डायग्राम से। मान लो हमारे पास बच्चे ये एक लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो ये जो लाइट है ये रेड कलर की लाइट है और इसके साथ साथ यहाँ जो लाइट आ रही है ये वॉयलेट कलर की लाइट है, क्योंकि हमारे पास तो जब दूर से किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, उसमें सारे कलर्स हैं, रेड भी, वॉयलेट भी और बाकी सारे भी। तो अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी रेड कलर की। तो रेड कलर की जो फोकल लेंथ है ये रेड कलर जाके मीट करेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि इसका फोकस यहाँ पे है रेड कलर के लिए। और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है तो उसकी फोकल लेंथ भी कम होगी, तो वॉयलेट कलर थोड़ा जल्दी मीट कर जाएगा यहाँ कहीं पे। फिर से वही प्रॉब्लम बच्चे कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए, व्हाट आई मीन, अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग फोकस आ रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट फोकस फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, और यू कैन से दैट डिफरेंट कलर। तो अगर हम एक लाइट भेजते हैं तो रेड कलर वाली वहां फोकस कर लेगी, वॉयलेट कलर वाली यहाँ फोकस कर लेगी, और बाकी सब अलग अलग कलर्स, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग पॉइंट पर जाकर फोकस होंगे। और ये प्रॉब्लम ज्यादा डोमिनेंट है बड़े लेंस में। छोटे लेंसेज में क्या होते हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इतना डिफेक्ट नजर नहीं आता। बट इफ वी आर कंसिडरिंग अ वेरी वेरी लार्ज लेंस, ओवर साइज का लेंस कंसीडर करें, तो ये प्रॉब्लम अपीयर होती है और ये डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाता है, और दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबिरेशन। बताओ बच्चों, समझ आ गया क्रोमेटिक एबिरेशन सबको? Yes, यस और sir. नो? Yes, sir. शाबाश। तो लास्ट में एक लाइन लिख लेना, फॉर लार्ज लेंसेज प्रॉब्लम ऑफ क्रोमेटिक एबिरेशन इज डोमिनेंट, मतलब यू कैन से दैट काफी इफेक्टिव होती है। फॉर लार्ज लेंसेज प्रॉब्लम ऑफ chromatic aberration इज नॉट नेग्लिजिबल। इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। छोटे छोटे लेंसेज के लिए नेग्लेक्ट हो जाती है, होती तो हर लेंस में ये, लेकिन छोटे लेंस होते हैं तो ये बहुत क्लोज रहती है फोकस पॉइंट, तो उसको हम लोग नियरली एक ही पॉइंट मान लेते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बट बड़े लेंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे मेन बात ये है, इट इज फाउंड ओनली इन लेंसेज, मिरर में नहीं होती। ये तो बेटा रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है ना, ये रिफ्रैक्शन के फॉर्मूलेज हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। इट इज फाउंड ओनली इन लेंसेज, ये सिर्फ लेंसेज में मिलेगा, मिरर्स में नहीं। इट इज फाउंड ओनली इन लेंसेज, नॉट इन मिरर्स। मिरर में नहीं होती ये प्रॉब्लम। तो अब थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया कि अगर हम कोई ऐसा टेलीस्कोप यूज करें जिसमें मिरर यूज होता हो, जिसमें मिरर यूज होए, तो फिर वहां पर ये वाली प्रॉब्लम तो ओवरकम हो गई, क्योंकि मिरर में क्रोमेटिक एबिरेशन होता ही नहीं है। हाँ, मिरर में स्फेरिकल एबिरेशन होता है,
लेकिन हम उसे भी रिमूव कर सकते हैं। अब लेंस में ये स्फेरिकल एब्रेशन भी होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन भी होता है। क्रोमेटिक एब्रेशन को रिमूव कर नहीं सकते और स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करना भी बहुत डिफिकल्ट है इन केस ऑफ लेंसेज। So these are some common problems which arises due to large size of objective lens in case of refracting telescope. Is it clear to everyone? Say yes or no. Yes, sir. चलो शाबाश बच्चे, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग Done, चलते sir. हैं। ओके नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ टू रिमूव। अब एक आप क्वेश्चन करके लो, हाउ टू रिमूव spherical aberration, how to remove spherical aberration in mirrors। मिरर में spherical aberration कैसे रिमूव कर सकते हैं? लेंसेज में तो होती ही नहीं है, मतलब लेंसेज में spherical aberration होती है लेकिन उसे रिमूव नहीं किया जा सकता, बट मिरर्स में हम spherical aberration को रिमूव कर सकते हैं। तो बच्चे इसका आंसर है बाय यूजिंग, इसका आंसर है बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। अगर हम लोग पैराबोलिक मिरर यूज कर लें, बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर इन प्लेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर यूज करने की बजाय अगर हम लोग पैराबोलिक मिरर यूज कर लें तो ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। आओ देखते हैं कैसे। मान लो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, मतलब कॉनकेव है, तो दिस इज अवर कॉनकेव मिरर। तो ये तो हो गया स्फेरिकल मिरर का टाइप, कॉनकेव मिरर। वो कह रहा है लार्ज साइज का, ये भी लार्ज है तो इसमें भी स्फेरिकल एबेरेशन आएगा। क्या मतलब है? मतलब ये है बच्चे कि मान लो जैसे ये रे आ रही है और एक रे ये आ रही है, ऐसे ही और रेज ले आते हैं, कुछ मार्जिनल रेज हैं, कुछ पैराएक्सियल रेज हैं। अब एबेरेशन का मतलब है कि ये जो पैराएक्सियल रेज हैं ये तो यहाँ कहीं मीट कर जाएंगी किसी एक फोकस पे, मान लो F1 पे मीट कर गई, और ये वाली रेज कहीं और जाके मीट करेंगी, ये वाली रेज मान लो यहाँ कहीं जाके मीट कर रही हैं, तो इनका अलग फोकस आ रहा है अपनी तरफ से, ये यहाँ कहीं मीट कर रही हैं F2 पर, मतलब ये रे ऐसे आई और ऐसे गई, और ये रे ऐसे आई और ऐसे गई, ये वाली रे ऐसे आई और ऐसे गई, ऐसे आई और ऐसे गई। नाउ अगर हम इसकी जगह, ध्यान से सुनना, अगर हम इस स्फेरिकल मिरर की जगह पैराबोलिक मिरर यूज कर लें, कुछ इस तरह का मिरर, ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूं, अब ये जो हमने मिरर यूज किया है ना, ये स्फेरिकल शेप का नहीं है, ये पैराबोलिक शेप का है। अगर हम लोग पैराबोलिक शेप का मिरर यूज करते हैं तो क्या होगा, जो बच्चे यहां से जो ये रे जा रही है, इसने जो यहां से रिफ्लेक्ट होना था ये पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसी फोकस पे मीट करेगी जिस फोकस पे सारी रेज मीट कर रही है। तो पैराबोलिक मिरर यूज करने का फायदा ये है कि सारी की सारी रेज जो अलग अलग फोकस पे मीट कर रही थी वो एक कॉमन फोकस पे मीट करेंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है स्फेरिकल एबेरेशन की, इसे रिमूव किया जा सकता है बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर इन प्लेस ऑफ स्फेरिकल
मिरर। ठीक है बच्चे, समझे आप? यस और नो? Yes, sir. तो बेटा ये था हमारा, प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप के लिए। लेकिन मिरर में ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। स्फेरिकल एबरेशन वाली प्रॉब्लम मिरर में रिमूव की जा सकती है बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर, और क्रोमेटिक एबरेशन वाली प्रॉब्लम मिरर में होती ही नहीं है। तो जो दो मेन प्रॉब्लम थी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, वो प्रॉब्लम्स ओवरकम कर ली मिरर्स ने। तो अब हम लोग लगाते हैं हेडिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो ये लास्ट टॉपिक अपने रे ऑप्टिक्स का। इसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। हेडिंग लगा दो, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें हमारे पास कोई डेरिवेशंस नहीं है, ये बात अच्छी है। आपको सिर्फ इसका रे डायग्राम याद रखना है और कुछ नहीं। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये दो तरह के होते हैं बच्चे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो हमने पढ़ने हैं। एक होता है कैसीग्रेन, एक होता है कैसीग्रेन टेलीस्कोप, और दूसरा होता है बच्चे न्यूटोनियन। दूसरा होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। एक कैसीग्रेन टेलीस्कोप होता है, एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप होता है। अब टेलीस्कोप में करते क्या है, इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये वाले जो टेलीस्कोप हम लोग पढ़ेंगे, इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस था उसको हमने रिप्लेस कर दिया लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज पैराबोलिक spherical mirror। spherical mirror मतलब हमने ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह मिरर यूज कर लिया, spherical मिरर यूज कर लिया। वो भी कौन सी शेप का, पैराबोलिक शेप का मिरर यूज कर लिया इसकी जगह। ये किया जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। तो जो प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव लेंस क्रिएट कर रहा था वो सारी प्रॉब्लम यहाँ रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि पैराबोलिक शेप की वजह से स्फेरिकल एब्रेशन रिमूव हो गई, और मिरर है तो क्रोमेटिक एब्रेशन अपने आप ही रिमूव हो गया। तो बेटा इसको फटाफट लिख लो। ये दो तरह के होते हैं। अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ये वाला कैसीग्रेन टेलीस्कोप, इसका रे डायग्राम। बस इसमें हमने सिर्फ रे डायग्राम सीखना है। ठीक है बच्चे, नोट हो गया? रिमूव, मिटो दूं, रब कर दूं? Yes, sir. ओके। तो अब हम लोग पहले वाला पढ़ रहे हैं, दैट इज रे डायग्राम, जो उसका मतलब प्रॉपर बताएगा कि कैसे वो करता है। रे डायग्राम किसके लिए? कैसीग्रेन टेलीस्कोप के लिए। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक पैराबोलिक टाइप का मिरर होता है। यहाँ बीच में ना हमने थोड़ी सी, ये अभी एक बारी के लिए इस तरह से पैराबोलिक टाइप का ही होता है, ये भी मिरर थोड़ा पैराबोलिक होता है। यहाँ से हमने थोड़ा आउटलेट रखा होता है इसमें। ये अपने पास वो पैराबोलिक मिरर है, यही अपना ऑब्जेक्टिव मिरर है बड़े साइज का। तो ये है हमारा पैराबोलिक ऑब्जेक्टिव
ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मिरर, मतलब यही रेज कलेक्ट करेगा, बट ये पैराबोलिक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही है, मान लो जैसे ये वाली लाइट रे आई, ये आई अपनी लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एक और ले लेते हैं यहाँ कहीं से, तो यहाँ पर अपना कहीं बहुत दूर अपना एक ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी ये सन स्टार वगैरह, ये अपने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं दे आर पैरेलल रेज हैं, तो बेटा इनका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। मान लो ये जो है ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये लाइट रेज, और यहाँ इसका कहीं फोकस है, इसका फोकस यहाँ है, इसको हम लोग बोलेंगे फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारा मिरर ऑब्जेक्टिव मिरर है, तो इसका जो फोकस होगा ये है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्वियसली ये लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेंगी। डॉटेड बना रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में फोकस तक पहुंचने नहीं देंगे हम लोग, बट हाँ जाएंगी ये इसी डायरेक्शन में। ऐसे ही ये वाली रे ऐसे आई और ऐसे चली जाएगी इस फोकस के पास। अभी मैंने डॉटेड बनाई है क्योंकि जाना इसने फोकस के पास ही था, बट अभी हम बीच में एक और मिरर यहाँ लगा देंगे, एक और मिरर यूज होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि ये हमारा पैराबोलिक ऑब्जेक्टिव मिरर 1 है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मिरर है, एक और ऑब्जेक्टिव मिरर यहाँ यूज करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव मिरर की 2 यूनिट्स हैं, एक तो ये बड़े वाला और एक और इससे छोटा मिरर यूज करेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव मिरर ही बोलते हैं उसको भी, बट वो उसकी सेकंड यूनिट है ऑब्जेक्टिव मिरर की। जाना इसने फोकस के पास था, मतलब यहाँ इमेज बनेगी हमारी I1, यू कैन से दैट यहाँ पे अपनी इमेज बनेगी I1, जो अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उसकी इमेज यहाँ बनेगी I1 इसकी वजह से। अब ये जो इमेज I1 है, ये जो इमेज I1 है बच्चे, ये सेकंड वाले लेंस के लिए, सेकंड वाले मिरर के लिए एक और मिरर हमने यहाँ लगा रखा है छोटे वाला, यहाँ पे एक और मिरर। ये मिरर कॉन्वेक्स है, ध्यान से देखना बच्चे, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, तो हमने एक और मिरर यूज किया यहाँ पे, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव मिरर ही इसको बोलते हैं, लेकिन ये सेकंड वाला है, दिस इज ऑब्जेक्टिव मिरर नंबर 2 है, ये भी ऑब्जेक्टिव मिरर, लेकिन ये सेकंड नंबर वाला है। अब देखो, अब जो रेज यहाँ पे आनी थी वो यहाँ से ऐसे आएंगी 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 आएंगी, जाना यहाँ था लेकिन यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस, क्योंकि यहाँ कॉन्वेक्स मिरर आ गया बीच में। ये वाली रे यहाँ से आई, इसने जाना ऐसे था, यहाँ पे जाना था, लेकिन यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद डॉटेड बनाई हुई है कि वहां गई नहीं है, क्योंकि बीच में ये मिरर आ गया ना। लेकिन एक्चुअल में ये जो इमेज यहाँ I1 बन रही है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहाँ लिख लेना, इमेज I1 act as an virtual object, फॉर मिरर 2, सेकंड वाले मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। रिफ्लेक्शन होगी, तो बेटा यहाँ से ये रेज यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी और ये वाली रे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह से जा रही है, ऐसे समझो, ये सेकंड रे थी, ये यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट हुई ऐसे। और यहाँ पर हमने लगा रखा है एक, यहाँ पर हमने एक यूज कर रखा है एक लेंस, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, यहाँ पर जो हमने लेंस यूज करा है बच्चे, ये है आईपीस लेंस। ये हमने यहाँ पर लेंस ही लगा रखा है, ये आईपीस लेंस है, यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ हमारी आंख है, तो दिस इज अवर आई, जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फाइनली हमारी आईज तक पहुंच ही जाएगी। ये सेकंड वाली रे यहाँ से यहाँ और ये फर्स्ट वाली रे यहाँ से यहाँ। तो इस तरह से हमारी जो फाइनल इमेज है वो यहाँ बन रही है हमारी आईज में। तो ये आई है विच इज फाइनल इमेज, फाइनल इमेज एट आवर आई, हमारी आई में बन रही है ये। यहाँ पे हमने एक आई पीस लेंस लगाया,
बच्चे डायग्राम समझ आया सबको? यस और नो? Yes, sir. तो हमने कहा मिरर 2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद मिरर 2 will reflect rays towards eyepiece lens। हमारे eyepiece lens की तरफ रेज को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। एंड फाइनल इमेज आई इज फॉर्म्ड एट अवर आई। तो इस तरह से हम लोग इस बड़े से ऑब्जेक्ट को वहां से रेज कलेक्ट करके यहाँ हमारी आईज में इमेज बन जाएगी, तो हम इस बड़े से ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप विच इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्शन हो रही है ना यहाँ पे, देखो एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हुई पैराबोलिक ऑब्जेक्टिव मिरर से, फिर ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इससे दोबारा रिफ्लेक्शन हुई, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव मिरर है। और रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली रेस को कलेक्ट करने के लिए हमने आईपीस लेंस लगा रखा है, और फिर हमारी आईज में फाइनल इमेज बन गई। अब इसमें वो सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम हो गई, अच्छा बच्चे डेरिवेशंस तो नहीं है, पर इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूलाज क्या क्या फॉर्मूले हैं? फॉर्मूले सेम है। अगर इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, अगर हमारी इमेज डी डिस्टेंस पे बने तो वही है अपने पास पुराना फॉर्मूला, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकस ऑफ आईपीस इनटू 1 प्लस फोकस ऑफ आईपीस डिवाइडेड बाय डी। और अगर हमें मैग्नीफाइंग पावर रिलैक्स आई के लिए निकालनी है कि हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बने, तो बेटा तब हमारे पास फॉर्मूला है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकस ऑफ आईपीस। सेम फॉर्मूलाज हैं, मतलब जो फॉर्मूलाज हमने पहले डिराइव किए हैं वही फॉर्मूलाज इसमें भी यूज होंगे, बट इनके डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, बट फॉर्मूलेज आपको पता होनी चाहिए। ये वही फॉर्मूला है, इन्फिनिटी पे अगर फाइनल इमेज बनेगी तो ये फॉर्मूला है, और अगर डी डिस्टेंस पे फाइनल इमेज बनाओगे तो ये फॉर्मूला है। तो देर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला बट डेरिवेशन नॉट इन सिलेबस। लिख लेना, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन नॉट इन सिलेबस, ताकि कंफ्यूज ना रहो ना कि इसके लिए डिराइव ही नहीं किए, ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। समझ गए बच्चों? कोई डाउट? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब रही बात एडवांटेजेस क्या हैं। अब आप समझ गए होंगे एडवांटेजेस क्या हैं। बेटा जो मिरर भी बड़े साइज का है, नो डाउट इट इज लार्ज, बट इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर। मिरर को बनाना आसान है, लेंस में इतना ज़्यादा ग्लास मटेरियल यूज होगा, इतना हैवी मिरर क्या, मिरर एक सिंगल सरफेस है बस, तो मिरर को बनाना आसान है। नंबर 1 पॉइंट, इजी टू मैन्युफैक्चर। नंबर 2 पॉइंट, मिरर में मटेरियल तो इतना ज़्यादा यूज होता ही नहीं, लेंस में तो पूरा भर भर के ग्लास यूज करना है, तो वो बड़ा हैवी होता है। और मिरर सिर्फ एक, यू कैन से दैट एक सिंगल सरफेस है, तो इसको मैकेनिकल सपोर्ट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इट रिक्वायर्स लेस मैकेनिकल सपोर्ट, कैसे? हम लोग यहाँ पे पीछे से अगर इसको खड़ा भी करना है तो हम यहाँ पे पीछे से सपोर्ट लगा के इसको खड़ा कर सकते हैं ना, यहाँ कोई हमने सपोर्ट लगा दिया, क्योंकि हमने कौन सा यहाँ से रेज निकलवानी है, तो पीछे से हम कुछ भी लगा सकते हैं सपोर्ट देने के लिए मिरर को। अब लेंस में ऐसा नहीं कर सकते, लेंस को खड़ा करना है तो यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि जब लाइट रे यहाँ से क्रॉस करेगी तो बीच में अड़ेगा, तो ये सारा मैकेनिकल सपोर्ट मिरर में दिया जा सकता है, इसलिए मिरर जो होते हैं उनको मैकेनिकली हैंडल करना इजी है। थर्ड है बेटा, इसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है, इट इज लेस कॉस्टली। चौथा है कि पैराबोलिक मिरर यूज करने की वजह से इसमें स्फेरिकल एबरेशन वाली प्रॉब्लम हम ओवरकम कर सकते हैं। नंबर 5, क्रोमेटिक एबरेशन इसमें होता ही नहीं है। So these are the advantages of reflecting type of telescope over refracting type of telescope. Is it clear everyone? Say yes or no.